हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। आज कल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की जो शुरुआत करी थी उसमें जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ की बात करी थी, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रोसेसेस को समझा था कि उसके जो प्रोसेस होते हैं कि लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं, इनको समझा था। आज इसी में थोड़ी सी और आगे बढ़ते हुए इस तरह की चीज़ों पर बातें करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पे मूव करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि अच्छा ठीक है, प्रोसेस क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक, चलो मान लो अब आपसे बोला गया है, हम लोगों ने देखा था कि एक पिस्टन लिया था, पिस्टन में हम लोगों ने हीट दी थी, तो वो कुछ चेंजेस हो रहे थे, वॉल्यूम चेंज कर सकते थे हम लोग, प्रेशर चेंज कर सकते थे, ठीक ना, किसी एक चीज को कांस्टेंट कर सकते थे। ठीक है, चलो मान लो मैंने बोला आपसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस, आपके पास मान लो एक गैस है जिसका प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट और टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, वो गैस पहली बार में जो हमने ली वो थी मोनोएटॉमिक, दूसरी बार में हमने इसी पैरामीटर की गैसेस ली, वो थी डाइएटॉमिक, और तीसरी बार में ये एक्सपेरिमेंट किया विद द ट्राइएटॉमिक गैसेस। और इन जो पैरामीटर्स की जो गैसेस थी उनको हमने चेंज किया वॉल्यूम वी नॉट टू वी नॉट में। ठीक है, इनके वॉल्यूम को मैंने टू वी नॉट में चेंज कर दिया। ठीक है, आपसे बोला गया कि बताओ किस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा वो किस किस प्रोसेस में मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम किस में होगा। ठीक है ना, मैक्स और उनकी ग्राफ बनाओ। ठीक है ना, तो आपसे ग्राफ और जो प्रोसेसेस है उनका ऑर्डर पूछा गया कि किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात जानते हैं, अच्छा जो ये प्रोसेस है, सॉरी बोल रहा था ना, हाँ इन तीनों केसेस में यानी मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक और ट्राइटॉमिक में किस में तुम्हारा जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा। तो इस प्रोसेस को मान लो मैंने नाम दे दिया एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रोसेस एक मान लिया। ठीक है ना, तीनों को यानी जब हमने मोनोटॉमिक ली तो इस पैरामीटर में हम लोगों ने केवल वी नॉट को टू वी नॉट चेंज कर दिया एडियाबैटिक प्रोसेस के तहत। ठीक, उसी तरह से डाइटॉमिक के लिए, उसी तरह से ट्राइटॉमिक के लिए। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है वर्क डन। ठीक, चलो अब एक बात हम लोग जानते हैं कि एडियाबैटिक के लिए कल हम लोगों ने जो वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था वो क्या आया था, याद करो, F/2 NR T इनिशियल माइनस T फाइनल, ये आया था। क्या इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? अच्छा याद करो, जो गामा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 + 2/f, यानी 2/f की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस गामा। ठीक है, और F/2 की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/1 माइनस गामा। ठीक है, तो इसकी जगह पर ये भी रख सकते हैं हम लोग, NR T इनिशियल माइनस T फाइनल अपॉन 1 माइनस गामा। इसमें कोई दिक्कत? पक्का। अब देखो हम लोग करेंगे क्या कि इसको चेंज करेंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। तो ये क्या आ जाएगा, nRT यानी PV हो गया, तो PV1 यानी PV इनिशियल माइनस V फाइनल अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अब ऊपर प्रेशर तो आपका P ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अगर गैस को हम केवल वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम में V0 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज जो गैस चेंज करने पर चेंज होगी वो होगी गामा। याद करो, गामा हम लोगों ने अलग अलग गैस के लिए अलग अलग पढ़ा था। ठीक है ना, बाकी ऊपर तो वॉल्यूम पता है चेंज हो रहा है, तो ऊपर वाली क्वांटिटी फिक्स है कि P हमारा P0 रहेगा, और ये हमारा V0 रहेगा, और ये हमारा 2V0 रहेगा। ऊपर वाली क्वांटिटी तो तीनों में सेम आएगी, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी तीनों में सेम नहीं आएगी, क्योंकि गामा की वैल्यू जो होती है वो मोनोटॉमिक के लिए होती है 1.67। किसके लिए? मोनोटॉमिक के लिए। और गामा की वैल्यू 1.4 होती है डाइएटॉमिक के लिए, याद है ना। ठीक, और गामा की वैल्यू 1.34 होती है ट्राइएटॉमिक के लिए। ठीक, अब वो ध्यान से देखो, तो जो 1 माइनस गामा है, जो कि 1 माइनस गामा है, इसका मतलब है जो बाद वाला टर्म होगा वो, मतलब नीचे जो टर्म आएगा वो माइनस का आएगा, नीचे वाला टर्म जो होगा ये हमारा निगेटिव आएगा। और निगेटिव में जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, यानी -2 और -4 में छोटा कौन सा है, 2, लेकिन एक्चुअल में पूरा माइनस में लाके कौन सा छोटा है, -4। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या आने वाला है। अच्छा इसको एक काम कर, हाँ चलो ठीक है, इसको एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर लो, क्योंकि वी इनिशियल जो है वो आपका आप निगेटिव के चक्कर में कंफ्यूज रहोगे। आप ऐसे कर लो, इसको ये कर लो P V फाइनल, क्योंकि V फाइनल जो है आपका बड़ा है तो उसको उल्टा कर लो, अपॉन V माइनस V इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1। अब ठीक है, क्योंकि अब आपको निगेटिव ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको भूल जाओ।
देखो ध्यान से, अब यहाँ जो नीचे आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अब नीचे पहले केस में कितना आएगा, देखो ध्यान से, जब हम लोग मोनोटॉमिक के लिए लिखेंगे तो मोनोटॉमिक के लिए डब्ल्यू मोनो कितना आएगा, पी नॉट वी नॉट, ठीक है ना, 2v0 से v0 जाएगा, v0 अपॉन गामा -1, यानी गामा -1 कितना आएगा आपका, गामा 1.67 और 1 घटा दो कितना आ जाएगा 0.67। डाइएटॉमिक के लिए कितना आएगा, पी नॉट वी नॉट बाई 0.4 और ट्राइएटॉमिक के लिए कितना आएगा, पी नॉट वी नॉट बाई 0.34। करेक्ट है, सही है। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से, कि सबसे बड़ा ये है 0.67, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 0.34, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, जब पूरी जो कंप्लीट मिला के सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा वो, क्योंकि जितनी नीचे डिनोमिनेटर में संख्या जितनी छोटी होगी तो टोटल नंबर उतना ही बड़ा आता है, सिंपल सी बात है। इसको मान लिया हम लोगों ने डब्ल्यू मोनो, इसको मान लिया डब्ल्यू डाई और इसको मान लिया डब्ल्यू ट्राई। तो डब्ल्यू ट्राई का सबसे बड़ा आ रहा है, यानी डब्ल्यू ट्राई क्या चीज, डब्ल्यू ट्राई, ठीक, इज ग्रेटर देन डब्ल्यू डाई इज ग्रेटर देन डब्ल्यू मोनो, डब्ल्यू मोनो। तो ये आपका राइट ऑर्डर बनेगा तीनों के केस में, और जो वर्क के फॉर्मूले आएंगे वो आपके पहले वाले में ये आ जाएगा, दूसरे वाले में ये आ जाएगा और तीसरे वाले में ये आ जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब बचा क्या, ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाते हैं, इनका जगह बनाते हैं पहले थोड़ी सी। ओके, तो ध्यान से देखो, इनके हमें ग्राफ बनाने हैं। अब एक बात हमें देखनी है कि जो W होता है एक्चुअल में इसका ग्राफ क्या होता है। अगर हम पीवी डायग्राम बनाए, क्या चीज बनाए, पीवी डायग्राम बनाए, तो आप बहुत ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हम लोगों ने W क्या लिखा था, इंटीग्रेशन पी डीवी, ये वर्क डन बाय गैस, याद है, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल पी डीवी, अर्थात पीवी कर्व का एरिया जो होगा, पीवी कर्व का एरिया जो होगा, भाई इंटीग्रल से हम क्या समझते हैं, इसका एरिया यानी पी, मान लो ये इस तरह से कोई एक कर्व है तो इसके अंतर्गत जो भी एरिया कवर हो रहा होगा ये होगा आपका वर्क डन। पीवी कर्व का जो एरिया होगा दैट विल बी वर्क डन। क्या ये बात समझ आती है, यानी अगर हमें एरिया पता है तो वर्क डन के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें वर्क डन पता है तो एरिया को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी जितना छोटा वर्क डन होगा उतना छोटा एरिया होगा, जितना छोटा वर्क डन उतना छोटा एरिया। अब सोचो ये कर्व यहां होके यहां होता तो प्रेशर कम हो जाता, जब प्रेशर कम होता तो क्या वॉल्यूम तो अभी हम लोगों ने इतना से तय रखा है, सेम रखा है, यानी वर्क कम हुआ तो क्या एरिया भी अब कम हो जाता नीचे वाला। बात समझ आ रही। तो ये है कर्व का महत्व, क्या चीज, कर्व का महत्व। अब हम लोग बनाएंगे जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया गया है उसमें कर्व, ठीक है। तो सबसे बड़ा वर्क कौन सा रहा है, ट्राई वाले का। और एडियाबैटिक के लिए जो हमारा कर्व बनता है, पीवी कर्व बनता है, वो हमारा कुछ इस तरह का बनता है, ये क्यों, देखो ध्यान से, ये पीवी जो कर्व बनता है इसको आप नेचर इसका अगर देखना चाहो तो कुछ इसी तरह का आएगा। आप अगर इसको प्लॉट करो, अब इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक एक पॉइंट रख के प्लॉट करें, ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान रखना कुछ इसी तरह की स्लोप टाइप, मतलब स्लोप क्या, इस तरह का एक हाइपरबोलिक टाइप का हल्का सा ग्राफ बनता है, ठीक है। चलो, तो हम ये जान रहे हैं कि जो ट्राई एटॉमिक है इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, यानी हम लोगों ने मान लो ये हम लोगों ने वॉल्यूम माना वी नॉट, इस तरह से मान लेते हैं, ये मान लो ये वी नॉट मान लिया, और यहाँ पर 2v0 आना है तो मान लो यहाँ पर कहीं हमने 2v0 मान लिया। अब अगर हमें वर्क डन ज्यादा रखना है तो एरिया ज्यादा रखना होगा, यानी अगर मान लो हम लोगों ने ये एक कर्व बनाया तो इसके तहत क्या ये एरिया कवर हो रहा है, ठीक है। मान लो हम लोगों ने एक ये कर्व बनाया तो इसके अंतर्गत क्या ये इसके नीचे वाला एरिया कवर हो रहा है। मान लो हम लोगों ने एक ये कर्व बनाया तो इसके नीचे क्या और कम एरिया कवर हो रहा है, सबसे ज्यादा एरिया किसमें कवर हो रहा है, इस सबसे ऊपर वाले में, फिर नंबर 2 वाले में, फिर नंबर 3 वाले में। अर्थात यहां से यहां आने में, ये मान लो ये प्रेशर आपका कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, भाई वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो प्रेशर भी चेंज होगा, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक। तो मान लो यहाँ पर P1 था, यहाँ पे आपका कुछ P2 P3 P4 जो भी आया, ठीक है, इस तरह से मान लिया हमने। तो ये जब से ऊपर वाला है इसमें क्या वर्क डन जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है, यानी ये ट्राई एटॉमिक का है। ये वाला किसका है, ट्राई एटॉमिक का, ठीक है। बीच वाला काय का है, डाई एटॉमिक का, और सबसे नीचे वाला काय का है, मोनो एटॉमिक का।
बात क्लियर है? तो इस तरह से आप कर्व को प्लॉट कर सकते हैं, वर्क डन निकाल सकते हैं, चीजों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीवी कर्व। ठीक है, अब जैसे पीवी कर्व पे ही थोड़ी सी बात अगर और करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? मान लो इस तरह का आपको एक कर्व दिया गया है, ठीक है, पीवी कर्व दिया गया है और आपसे बोला गया है बताओ हमें अगर एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम खींचना हो, किसके लिए? आइसोकोरिक। किसके लिए? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब क्या था? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक बात ध्यान करो कि आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डब्ल्यू क्या आना चाहिए? इंटीग्रल पी डीवी क्या आना चाहिए? जीरो, क्योंकि डीवी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ध्यान से देखो, तो अगर वी कांस्टेंट है तो कर्व भी कैसा प्लॉट होता है? वी कांस्टेंट के लिए एक वी हमारा निश्चित बना रहेगा, पी बढ़ता रहेगा इस तरह से। तो अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कोई एरिया कवर हो रहा है? क्या क्या इसके अंतर्गत कोई एरिया कवर हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम आसानी से कर्व की हेल्प से, अब मान लो हमें वर्क डन नहीं पता है, ठीक है, हमें सिर्फ ये बना दिया गया, इसका मतलब क्या है? वी कांस्टेंट हो, और आप एरिया से समझो, क्या इसके अंदर कोई एरिया आपका बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है इसका मतलब क्या? वर्क डन इसमें कितना आ रहा है? जीरो। वर्क डन कितना आ रहा है? जीरो। तो आप एरिया देख करके या कर्व देख करके वर्क डन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बहुत ज्यादा इजिली। क्या यहां तक बात चमकी है? 100%। ठीक है, चलो उतारो। तो इन्हीं तरह के सवालों में अगर आपसे एक तरह से स्टेटमेंट टाइप में अगर दे दिया कि मान लो आपसे बोला नहीं गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस है या आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह का कोई प्रोसेस दे सकता है आपको, ठीक है। पहला काम ये हो सकता है कि आपको नाम दे दिया है, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के तहत आपको ये कर्व प्लॉट करना है, ठीक है। आपसे बोल सकता है कि कुछ भाषा बोल सकता है, लाइक द प्रोसेस इज वेरी स्लो, ठीक है ना, बहुत धीरे 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 प्रोसेस चल रहा है, या आपसे बोल सकता है बहुत सडन प्रोसेस हो रहा है। तो इन तरह की जो ये क्लू दिए होते हैं, इन क्लू को देख करके आपको क्या गेस करना है, क्या आइडिया निकालना है, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवालों में कभी कभी इस तरह की भाषा से आपको सवाल समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में उस प्रोसेस क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो मान लो इसी तरह से आपको बोल दिया गया कि एक गैस है जिसमें कुछ कंप्रेशन हो रहा है, मान लो, ठीक है ना, कुछ कंप्रेशन हो रहा है और वो V0 से V0/2 वॉल्यूम हो गया उसका, ठीक है। और वो जो प्रोसेस हुआ वो बहुत स्लो प्रोसेस था, बहुत स्लोली हुआ। तो आपको ये ध्यान से समझना होगा कि स्लोली का मतलब क्या है यहाँ पर। अगर कंप्रेशन बहुत धीरे 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 हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन कर रहा है, वो धीरे 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 स्लो प्रोसेस चल रहा है। इसका मतलब ये है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहा है, इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। कंप्रेशन में इस तरह से हम धीरे 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 पिस्टन कवर कर रहे हैं ताकि वो हीट जो है वो धीरे धीरे इजेक्ट होती रहे, हीट इजेक्ट होगी इसमें, तभी उसमें कंप्रेशन पॉसिबल होगा, ठीक है ना। और उसको हम आइसोथर्मल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, ठीक भाई। मान लो आपसे बोल दिया गया कि V0 से V0/2 हुआ और ये प्रोसेस एकदम सडनली हुआ। कैसे हुआ? सडनली। अब सडनली में क्या होगा? आपने पिस्टन को एकदम धड़ाक से मारा, समझ आ रहा है? तो एक्चुअल में होगा क्या, वहां पे आपका कोई भी हीट जो होगी, या सॉरी जो हाँ जो हीट होगी वो रिजेक्ट नहीं होती वहां पे, वो अचानक से उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी। वो अचानक से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी, हीट इजेक्ट होने का कोई टाइम ही नहीं मिल रहेगा उसको। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। भाई आपने गैस को एकदम से कंप्रेस किया, इसका मतलब क्या है कि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है और हीट इजेक्ट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस बनता है दैट इज एडियाबैटिक। इस तरह के टर्मिनोलॉजी आपसे बोल सकता है। तो इसमें जनरली लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात प्रेशर चेंज होगा, इसका मतलब आइसोबैरिक और आइसोकोरिक तो प्रोसेस हो नहीं सकता है। अब इन तरह के वर्ड्स से आप ये पहचान सकते हैं कि वो प्रोसेस एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा है या वो एडियाबैटिक प्रोसेस बोल रहा है। तो प्रोसेस की जो एक्चुअल में होता है कि क्या दिखाया जा रहा है, आपको किस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ये आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर सडनली एडियाबैटिक, स्लोली आइसोथर्मल, तो यहां से भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी चीज है। अब एक आध बात और करते हैं। जैसे आपसे बोला गया, चलो ग्राफ पे तो बात कर ही ली मेरे ख्याल से। आपसे बोला गया एक प्रोसेस है इसमें एक गैस V0 से 2V0 तक जा रही है, ठीक है। मोनोटॉमिक गैस मान ली हमने। कैसी मान ली? मोनोटॉमिक गैस मान ली। और बोला गया कि 3 तरह से जा सकता है। एक आपका आइसोबैरिक,
ठीक है। दूसरा आपका आइसो थर्मल ऐसा मान लो, और तीसरा आप मान लो एडियाबैटिक। ठीक है, आइसोथर्मल, बारीक आइसोथर्मल और आइसो एडियाबैटिक। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि बताओ वर्क डन जो होगा उसको किस तरह से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या वर्क डन होगा, इनमें किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। ठीक है, चलो ये बात अपने को समझ आ गई, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। चलो ठीक है, आइसोबैरिक के लिए, आइसोबैरिक के लिए अगर हम वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन क्या आता है हमारे पास, पी डीवी इंटीग्रल होता है। ठीक है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी कांस्टेंट है आइसोबैरिक के लिए, हम आइसोबैरिक के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, पी कांस्टेंट में याद आता है पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, या इसको लिख सकते हैं एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी। ठीक है, आइसोबैरिक के लिए आ गया। अगर हम आइसोथर्मल के लिए वर्क डन लिखें तो क्या आएगा, इसके लिए इधर लिख लेते हैं आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया था, क्या था आपका, एन आर टी तो कांस्टेंट है तो टी ने सिंपल लिख लिया, एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। ठीक है, ओके। अब मान लो हमने लिखा किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए वर्क डन क्या आता है हमारे पास, एफ बाई टू एन आर टी इनिशियल माइनस टी फाइनल, ये था। ठीक है, अब वो ध्यान से अगर आप देखो तो एक्चुअल में ये तो आपका डेल्टा टी ही लिखा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, हालांकि माइनस का डेल्टा टी लिखना चाहिए, इसको ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, माइनस तो केवल इंडिकेट कर रहा है कि आपका प्रोसेस क्या है। ठीक है, माइनस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है ठीक, चलो अब अगर वो ध्यान से देखो तो हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, मतलब ये आपका पी है, ये आपका वी है। ठीक है, तो एक बात हमें समझनी पड़ेगी, अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, अर्थात जो यहां से हम प्रेडिक्ट क्या करेंगे, मान लो अच्छा यहाँ पे वी नॉट वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पर वी नॉट है कहीं पर और यहाँ पर 2 वी नॉट है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से प्रोसेस शुरू हुआ था तो खत्म भी कहाँ पर होगा, बिल्कुल इसी के सामने, यानी इसमें वर्क डन तो मैक्सिमम आएगा। ये बात हमें समझ आती है ग्राफ से भी। ठीक है, कैसे कि भाई ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी आइसोबैरिक प्रोसेस और आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जाहिर सी बात है ये पूरा वर्क डन आ जाएगा इसमें, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। जो जंग छिड़ेगी वो किसमें छिड़ेगी, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक में। ठीक भाई, सॉरी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में। ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में। अब बहुत ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी फाइनल और वी इनिशियल। ठीक है, वी फाइनल वी इनिशियल कितना आपका, 2 वी नॉट से वी अपॉन वी नॉट, यानी एल एन टू, एल एन टू का मतलब क्या हो गया 0.3, यानी क्या आ गया 0.3 एन आर टी। ठीक है, यहां पर एफ की वैल्यू रखो, किसके लिए, गैस कौन सी दी गई थी, कहाँ गया क्वेश्चन, गैस में, हाँ मोनोटॉमिक, गैस कौन सी थी, मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती, 3 बाई 2 का मतलब क्या हो गया, हाफ, यानी 0.5, सॉरी 1.5। ठीक है, 1.5 एन आर डेल्टा टी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर बहुत ध्यान से मैं समझना हो तो यहाँ से कुछ प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल समझ आ रहा है कि आइसोथर्मल में तो ये वर्क डन आ रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में किसकी स्लोप जो होती है वो ज्यादा होती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल जो वर्क डन होगा एक प्रोसेस के लिए वो एडियाबैटिक से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे मैं याद रखने वाली बात क्या याद आती है कि आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो ग्रेटर देन होता है एडियाबैटिक से, क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्ट करना फॉर्मूलों की हेल्प से थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्रैक्टिकली हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको समझ सकते हैं कि आइसोथर्मल का जो वर्क डन होता है वो एडियाबैटिक से ज्यादा होता है। इसको याद रखना, रिमेंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसकी हेल्प से हम क्या समझ सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि जो आइसोथर्मल होगा उसकी स्लोप होगी कम और एडियाबैटिक की स्लोप होगी ज्यादा। आइसोथर्मल की स्लोप होगी कम इस तरह से और एडियाबैटिक की स्लोप होगी ज्यादा इस तरह से। ठीक है, तभी एडियाबैटिक में जो वर्क डन आएगा वो नीचे वाला आएगा, कम वाला, और जो हमारा आइसोथर्मल है उसमें पूरा इसको भी मिला के आएगा। तो सबसे ऊपर वाला कौन सा, ये आपका प्रेशर मान लो कुछ भी P1 P2 कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ पे तो जो सबसे ऊपर वाला है ये आपका क्या हो गया, आइसोबैरिक प्रोसेस।
दूसरा वाला हो गया आइसोथर्मल, और तीसरा वाला हो गया एडियाबैटिक। ठीक है, तो जब भी आपको एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में बनाना हो तो आप पहले आइसोथर्मल कुछ इस तरह से बनाएंगे और एडियाबैटिक कुछ इस तरह से बनाएंगे। एडियाबैटिक आपका थोड़ा ज्यादा गिरता हुआ होगा, ठीक है ना, वो यहाँ से जो एक्सपेरिमेंटली जो हम लोगों ने बात समझी, ठीक है, याद रखने वाली पॉइंट। ठीक, चलो उतारो इसको। तो आई होप यहाँ की मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लॉ से हटके सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है, क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्या क्या इसमें से रिजल्ट्स निकल करके आते हैं, इन बातों को अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स। चलो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। इसका स्टेटमेंट तो एक सिंपल सा एक रिजल्ट, देखो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट इसके दो तरह के दिए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग अलग तरह के, इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं उस पर। सिर्फ हम लोग इसका जो मेजर रिजल्ट है इस जो स्टेटमेंट्स का, उसकी बात करेंगे कि सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है। सेकेंड लॉ ये स्टेट करता है कि आपका एक रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस होता है कि कोई सिस्टम, ऐसे मान लो, ऐसे समझो कि मान लो हमने गन्ना खाया, ठीक है ना, गन्ना छीला, बढ़िया खाया, ठीक, और गन्ने को खाने के बाद जब उसका हम लोग रसपान कर लेते हैं तो जो बचता है, जो बाद का जो मटेरियल होता है, उसको हम लोग थूक देते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि बताओ उस बचे हुए मटेरियल से वापस गन्ना बना के दिखाओ, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? आप बोलोगे पागल हो गया, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसको हम गन्ने से वो बचा हुआ पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन उस बचे हुए पदार्थ से वापस गन्ना बनाना बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा क्या, इम्पॉसिबल काम है। ठीक है, तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि उस बचे हुए पदार्थ से गन्ना वापस से बना दिया जा रहा है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो कि एक आइडियल, मतलब हाइपोथेटिकल केस, आइडियल भी नहीं बोल सकते, हाइपोथेटिकल केस है। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ हाइपोथेटिकल केस, यानी कि इसमें कुछ रियलिटी नहीं है एक तरह से, लेकिन हम मान सकते हैं कि आइडियल केस की वापस उससे वो बनाया जा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरह की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जब भी हम आइडियल केसेस की बात करेंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है ना, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, इसको अगर डिफाइन करें तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है नेचर में, वो हमारा स्लो प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, उसकी बात हम लोग इस अभी कुछ खास जरूरत है नहीं, तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आप जान लें। ठीक है, तो क्या बोला गया आपसे कि जो एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की, एंट्रोपी क्या होता है इसको समझते हैं। एंट्रोपी इज लाइक तितर बितरनेस, ठीक है ना, वर्ड नहीं मिल रहा है अभी, कि डिसकॉन्टिन्यूटी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि रैंडमनेस बोल सकते हैं इसको, कि जो उसमें जो क्या एक जो शब्द नहीं मिल रहा वाला, कि वो जो रैंडमनेस है उसका हिंदी जो अनुवाद है वो नहीं समझ आ रहा है इस समय। तो उस रैंडमनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं एंट्रोपी से, जो उसका थर्मोडायनेमिक वर्ड है, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है ना, मतलब गंदगी बोल सकते हैं, गंदगी क्या, जो अव्यवस्था, ठीक है ना, अव्यवस्था ऐसे बोल सकते हैं, अव्यवस्था। ठीक है, तो उस अव्यवस्था की जो माप होती है उसी को एंट्रोपी बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अपना रूम अच्छे से सजा लिया है, मतलब सजाने का मतलब उसमें प्रॉपर चीजें सब रख दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो रूम आपका और ज्यादा साफ होने की ओर नहीं टेंड करेगा, वो हमेशा गंदा होने की ओर टेंड करेगा। नहीं, रैंडमनेस जो होगी वो हमेशा बढ़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि आप नहा के बिल्कुल ताजे ताजे निकले हैं और उससे ज्यादा आप साफ हो जाए, फिर ऐसा नहीं हो सकता, आप गंदे ही होते चले जाएंगे लगातार। आइडियल केस क्या हो सकता है कि जैसे जब आपने खुद को साफ किया या अपना कमरा साफ किया, तब आप लगातार सफाई पर ही, उसी सफाई के जो पीक है उसी पर लगातार चलते ना, ये एक आइडियल केस है जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो मान लो अगर आइडियल केस की बात करिए तो जो एंट्रोपी है, यानी जो रैंडमनेस है, वो कभी भी घट नहीं सकती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी इफ एंड ओनली इफ फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या चीज, जो एंट्रोपी है, क्या है, एंट्रोपी है, दिस इज कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एंड मे बी डिक्रीज अगर रिवर्सिबल नहीं है, एंड
में डिक्रीज, वो डिक्रीज होगी ही होगी अगर वो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। ये होता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बात समझ आई है? बिल्कुल एक जो होता है ना कि नींबू का निचोड़ निकाल करके जो बताया जाता है, वो मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया है कि एक्चुअल में क्या है। ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि ये हमारी बिल्कुल रियल लाइफ के बारे में बताता है कि अगर किसी भी सिस्टम को हमने लिया है, उस सिस्टम की एंट्रोपी में कभी भी जो कमी, एंट्रोपी का मतलब ये ना कि तितर बितरता में ये नहीं होगा कि तितर बितरता जो है वो कम हो जाए, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। मतलब सिस्टम जो होगा लगातार जो उसकी पतन की ओर बढ़ेगा, कभी भी वृद्धि नहीं होगी उसके जो सामाजिक और मानसिक व्यवहार है। ठीक है ना, कुछ ज्यादा हिंदी आ रही है आज मुझे। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है? पक्का? ठीक। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। अब हम बात करते हैं हीट इंजन पे कि एक्चुअल में हम लोग किस तरह से इस स्टेटमेंट को एक हीट इंजन वगैरह या एक रेफ्रिजरेटर, इनमें इन स्टेटमेंट्स को हम लोग समझते हैं और क्या उसकी एक्चुअल में मैकेनिज्म होती है, इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे हीट इंजन की तरफ कि एक्चुअल में हीट इंजन क्या होता है, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरह से इसको समझ सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या चीज? हीट इंजन। ठीक है, हीट इंजन क्या होता है इसको समझते हैं। हीट इंजन एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक इस तरह की डिवाइस है जो कि हीट को वर्क में ट्रांसफर करता है। मतलब अगर हम कहीं से हीट लेकर के किसी एक मशीनरी की सहायता से उसको वर्क में अगर ट्रांसफर करते हैं तो उस मशीनरी को बोलते हैं या उस डिवाइस को बोलते हैं हम लोग हीट इंजन। ठीक है, इट कन्वर्ट्स, आगे लिख लेते हैं, अभी हम लोगों को जगह की आवश्यकता पड़ेगी। इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में बाहर जाइए। ठीक है, देखिए ना वो 3 डेट्स, आसान भाषा में इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, दूसरी बात, किस तरह से इसको हम बनाते हैं, किस तरह से समझते हैं, इसकी क्या मैकेनिज्म होती है। तो इसमें कुछ इस तरह का एक समझने के तौर पे एक सोर्स होता है, सोर्स। ठीक है ना, ये आइडियल चीजें बात कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल में तो कुछ होती इसी तरह की चीजें हैं बट कुछ खामियों के साथ में। लाइक अगर हम यहाँ पे सोर्स को डिफाइन करें तो सोर्स का हम टेम्परेचर का T1 बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे T1 फिक्स्ड है, T1 फिक्स्ड है। यहाँ पे ये नहीं है कि T1 अगर हम यहाँ से कुछ एनर्जी ले लेंगे तो T1 कम हो जाएगा। तो ये आइडियल केस है, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम किसी सोर्स से एनर्जी ले तो उसके पास एनर्जी जो है वो सेम मात्रा में बनी रहे, कभी घटे ना। यहाँ पे लोग मान सकते हैं सर। ठीक है, ये अपनी दुनिया अलग है। ठीक है, ये हमारे पास है इंजन जो कुछ करेगा। क्या करेगा मैं बताता हूं। यहाँ पे रिजर्वायर सिंक लगा हुआ है। सिंक का मतलब जहां पे बचा हुआ कूड़ा, हम लोग नहीं हाथ धुलने के लिए, बर्तन धुलने के लिए सिंक का इस्तेमाल करते हैं, वही चीजें यहाँ पे जो बची हुई चीजें हैं वो सिंक में चली जाती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने टेम्परेचर T2 में दे दिया, ये भी मेंटेन्ड है। ठीक है, तो इंजन क्या करता है, सोर्स से कुछ हीट लेता है। मान लो उसने Q1 हीट ली और उस Q1 हीट से वो वर्क बनाता है, उससे वो वर्क करता है W, और जो बची हुई हीट होती है उसको वो दे देता है सिंक में। ये है एक प्रॉपर डायग्राम ऑफ अ हीट इंजन। ठीक है, क्या करता है, एक इंजन सोर्स से हीट लेता है Q1, उसमें से W वर्क करता है और बची हुई हीट को वो सिंक में दे देता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलो, ये बात अपने को समझ आ गई। तो अगर हम W बोले तो W को हम किस तरह से सकते हैं कि टोटल हीट उसने Q1 ली और उसमें से जो Q1 हीट थी उसमें से जो Q2 उसने फेंक दी इंजन ने, वही वर्क में जितनी उसने फेंक दी उसको अगर निकाल दे, भाई Q1 ली थी, Q2 इधर चली गई, तो जो बची है वही तो वर्क में कन्वर्ट हुई है। तो यही वर्क है हमारा। ठीक है, इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी। क्या चीज? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है हिंदी में दक्षता। ठीक है ना, लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। दक्षता, दक्षता का मतलब होता है कि कितनी ज्यादा इसके पास कैपेबिलिटी है। ठीक है ना, एक सिंपल सा वर्ड अगर हम बोले तो कितना ये कैपेबल है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम ईटा से दिखाते हैं। ईटा को डिफाइन इस तरह से करते हैं कि जो हमने वर्क डन किया है, वर्क डन, ठीक है, अपॉन टोटल
हीट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि जो वर्क डन हमने किया अपॉन टोटल हीट, ठीक है। तो ईटा किस तरह से बन जाएगा हमारा, वर्क डन क्या है W अपॉन टोटल हीट कितनी ली हमने Q1 माइनस Q2। क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया W, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, टोटल हीट Q1, टोटल हीट कितनी है Q1, ठीक है, टोटल हीट कितनी है Q1। तो टोटल आपका जो वर्क है वो क्या है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दोनों को अलग अलग कर देंगे तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1। थोड़ी सी इस फॉर्मूले में बात करना जरूरी है, ठीक है। जनरली लोग इस पे इतना ज्यादा समय नहीं देते, लेकिन इस पे बात करना थोड़ा सा जरूरी इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप इसको समझें बहुत खूबसूरत चीज है ये। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। Q1 वो हीट थी जो कि उस इंजन ने सोर्स से लिया, ठीक है, और Q2 वो हीट है जो कि इंजन ने सिंक को दिया। बात समझ रहे हैं ध्यान से। अब ध्यान से सोच कि अगर उस इंजन ने जितनी हीट ली थी उस पूरी की पूरी हीट को अगर वो वर्क में कन्वर्ट कर दे, यानी वो Q1 बराबर W कर दे, इधर करते हैं, ठीक है ना। या तो हम लोगों ने मेन चीजें लिखी हुई है समझने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। मान लो W इज इक्वल टू Q1 कर दे, इफ W इज इक्वल टू Q1 हो जाता, तो ध्यान से देखो तो जो Q2 होता वो 0 हो जाता, तब कोई हीट आपको यहाँ पे सिंक में नहीं देता वो इंजन, ठीक है। उस केस में जो ईटा बनता वो कितना बनता 1। दिस इज अ हाइपोथेटिकल या आइडियल केस बोल सकते हैं, आइडियल लिखना ज्यादा उचित है, आइडियल केस। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको भी हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में भी बात करेंगे आगे चल के, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट्स जो हम लोग लिखते हैं कि 1 होना पॉसिबल ही नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई इंजन बन ही नहीं सकता है जो कि आपका 100%, ईटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या 100% इफिशिएंट। इससे हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं 100% इफिशिएंट। अरे भाई साहब कोई 100% होता है क्या, गलतियां तो सब में होती है, खामियां सब में होती है, कोई 100% काम कर ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपकी कमियां आ ही जाएंगी, ठीक है ना। तो 100% एफिशिएंसी कोई इंजन नहीं दे सकता है। ये बात हम लोगों ने करी एक हीट इंजन के बारे में। क्या होता है हीट इंजन, किस तरह से हम लोग उसकी जो एफिशिएंसी है उसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से ये आइडियल इंजन है जो हीट इंजन को हम लोगों ने यहाँ पे, अभी हम लोग कार्नोट इंजन इसको बेसिकली बोलेंगे, जो आइडियल हीट इंजन होता है दैट इज कार्नोट इंजन, ठीक है ना। उसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे आसानी से, ठीक है। तो पहले इसको उतारो। तो यहाँ तक की जो बातें थी वो हम लोगों ने क्या समझी कि एक इस तरह का इंजन अगर हम बनाते हैं, कोई हीट इंजन लेते हैं, तो उसमें सोर्स सिंक, और इंजन जो होता है सोर्स से वो एनर्जी लेता है, सिंक में देता है, जो मेन उसका जो काम होता है वर्क बनाना होता है, तो वर्क हम लोगों ने इसके बेसिस पे एफिशिएंसी देखी, ठीक है। दूसरी बात हम लोगों ने करी कि कोई भी इस तरह का इंजन पॉसिबल नहीं होता है जो कि 100% एफिशिएंट हो, और अगर वो है, ठीक है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत होगा, ठीक है ना, जो कि एक आइडियल केस होता है या एक हाइपोथेटिकल केस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और उस इंजन को एक नाम दिया गया, जो कि साइंटिस्ट थे कार्नोट, उन्होंने अपने नाम पे उस इंजन को नाम दिया कार्नोट इंजन, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या है, जो कि 100% एफिशिएंट हो, ठीक है, और वो जिस प्रोसेस के तहत हो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, वही सिंपल सा एक स्लो प्रोसेस हो, वो धीरे धीरे सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, जहां जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, ठीक। तो उस कार्नोट इंजन को जो हम लोगों ने बात करी, इसके लिए हम लोग एक साइकिल डिफाइन करते हैं, दैट इज कार्नोट साइकिल, यानी इसके जो ऑपरेशन होते हैं, इसमें जो भी हम लोग करते हैं उनको एक ऑपरेशन फॉर्म में जब हम दिखाते हैं, उस वो जो साइकिल बनता है उस साइकिल को बोलते हैं, बाय रिवर्सिबल प्रोसेस में एक साइकिल बनता है, उस साइकिल को बोलते हैं हम लोग कार्नोट साइकिल। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है एक तरह से, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल की बात करते हैं हम लोग, कार्नोट साइकिल, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट लेते हैं, ठीक है। इसमें आपकी गैस भरी हुई है। एक हम लोग एक इंसुलेटिंग स्टैंड लेते हैं, ये एक इंसुलेटर है, सॉरी एक सोर्स है, ठीक। एक इंसुलेटर लेते हैं, इंसुलेटर, नीचे की जो वॉल है कंडक्टिंग वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिंक लेते हैं,
ठीक। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इस जो हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, इसको सबसे पहले हम लाते हैं सोर्स पे रखते हैं। सोर्स पे रखेंगे तो जाहिर सी बात है ये सोर्स इसको कुछ एनर्जी देगा और यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, और स्लो होता है, इसकी वजह से ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस बनता है। कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल। तो फर्स्टली क्या करते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि अभी आपका ऊपर भाई टेम्परेचर यहां से यहाँ कन्वर्ट होगा तो ये आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये आपका होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम क्या करते हैं, यहां से उठा के इसको इंसुलेटर पे लाते हैं। इंसुलेटर पे क्या होता है, यहाँ पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, यानी ये एडियाबैटिक होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह के वेट्स टाइप में होते हैं, तो उन वेट्स को हम यहाँ पे उठा देते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर फिर से एक्सपेंशन होता है और उस एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं, एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, एक्सपेंशन कराते हैं इसका। कैसा एक्सपेंशन क्या होता है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। फिर यहां से उठा के हम लोग इसको सिंक पे लाते हैं। अब सिंक पे क्या होगा, फिर से इसमें ये हीट देगा, जो आपका अरेंजमेंट था ये इसमें हीट ट्रांसफर करेगा, यानी अब जो होगा इसमें कंप्रेशन होगा, और फिर से वही रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन हो जाएगा, इसमें फिर से कंप्रेशन हो जाएगा। क्या, कौन सा कंप्रेशन? आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, फिर से यहां सिंक से उठा करके इंसुलेटर पे रखते हैं आपके। चौथा प्रोसेस, चौथा और लास्ट। अब क्या होगा, जो हमने वेट उठाए थे उसको वापस रख देते हैं, फिर से हम इसमें कंप्रेस कराते हैं। अब जो होगा कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी अब जो हमारा कंप्रेशन होगा वो एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस इसमें होते हैं कंप्रेशन, ठीक है। इन 4 प्रोसेस से कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसको अगर हम ग्राफ फॉर्म में दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखाते हैं, इधर P इधर V, ठीक है। सबसे पहले कैसा प्रोसेस होता है आपका, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक चीज याद करो, मैंने बताया था कि आइसोथर्मल जो होता है वो कम गिरता है और एडियाबैटिक जो होता है ज्यादा गिरता है। याद है कि एडियाबैटिक का जो वर्क था वो आइसोथर्मल से कम आ रहा था, ठीक है। सबसे पहले आइसोथर्मल करेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम जो होगा बढ़ेगा, यानी मान लो यहाँ पे V1 VA पे खड़े थे, कोई एक पॉइंट था VA, ठीक है। तो अब वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी वो इधर की तरफ जाएगा। ये हो गया हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो VA है और यहाँ का जो वॉल्यूम था वो VB है, ठीक है। यहाँ का प्रेशर मान लिया हम लोगों ने, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ठीक है। इस तरह से गया। दूसरा क्या ये कर रहा है, इसके बाद ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहा है। एडियाबैटिक क्या होगा, स्लोप ज्यादा गिरेगी, एक्सपेंड कर रहा नहीं, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी VB से कहीं और चला जाएगा VC तक, स्लोप गिरेगी इसकी, ठीक है। C पॉइंट पे गया, ये मान लो VC है, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम होगा और आइसोथर्मली होगा। आइसोथर्मली का मतलब पहली बात तो कंप्रेस होगा, यानी पीछे की तरफ आएगा, और ये आइसोथर्मली होगा, यानी इस तरह की कुछ कम स्लोप में होगा, ठीक है। कोई यहाँ पे D मान लो, पॉइंट VD मान लीजिएगा पर, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी फिर से आपका वॉल्यूम कम होगा, यानी एडियाबैटिकली हो जाएगा, और उसी तरह से अगर कैनॉट आपका ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो फिर से जाके ये A में मिल जाएगा। हम लोग इसी वजह से हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि फाइनली हम वहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। चलो, अब इस जगह पे हम लोगों ने मान लिया कि प्रेशर आपका P है, इस जगह पे PB है, इस जगह पे PC और इस जगह पे PD है। इस तरह से हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। दिखा देते हैं, चलो, PA PB PD PC, ठीक है ना। ये आपका कैरनॉट साइकिल है, ये आपका इतना वर्क डन हो गया इसमें, ठीक है। कैरनॉट साइकिल बनके तैयार हो गई, अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब हर प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क डन लिखेंगे। सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल यानी कि हमारा वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू NRT इंटू LN VB बाई VA। आइसोथर्मल याद है ना, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो V फाइनल का VB VA, ठीक है। दूसरे में वर्क डन क्या आएगा, दूसरा कौन सा, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं, W इज इक्वल टू 1 बाई गामा माइनस 1, 1 बाई गामा माइनस 1 इंटू NRT फाइनल माइनस T इनिशियल।
या इसको हम लिख सकते हैं पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल, ठीक है, लिख लेते हैं। तो पी ए सॉरी पी सी वी सी माइनस पी बी वी बी अपॉन गामा -1, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, अब तीसरे के लिए बात करते हैं, नंबर 3, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, ये VC से VD पर जा रहा है, अर्थात ये लिखेंगे हम लोग W, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, W3 इज इक्वल टू, जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, NRT ln V। अब देखो यहाँ पर कितना है, पहले बाद वाले लिखेंगे ना, तो बाद वाला क्या है आपका VD फिर VC, तो VD अपॉन VC, VD अपॉन VC, ठीक है। और लास्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, लास्ट में हो रहा है हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन है, फिर से एडियाबैटिकली हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, W4 इज इक्वल टू PAVA माइनस PDVD, PAVA माइनस PDVD अपॉन गामा -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? चलो ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ और इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन किसके लिए, पहले हम लोग जब AB के लिए लिखेंगे तो AB हमारा आइसोथर्मल है, यानी हमारा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करेगा, ठीक है। और एडियाबैटिक किसको फॉलो करता है भाई, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है वो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें PV इज इक्वल टू NRT, T कांस्टेंट हो जाता है तो PV कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एडियाबैटिक में हम लोगों ने क्या डिजाइन निकाला, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी तरह से बोला था, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, PAVA इज इक्वल टू PBVB, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, PBVB पावर गामा इज इक्वल टू PCVC पावर गामा। तीसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, PCVC इज इक्वल टू PDVD, ठीक है। चौथे वाले के लिए क्या, एडियाबैटिक फिर से, तो PDVD पावर गामा इज इक्वल टू PAVA पावर गामा। कोई दिक्कत? ये 4 इक्वेशन और बन गए हमारे पास। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कहाँ पर लिखूं, अच्छा अब देखना ध्यान से, पीसीवीसी की जगह पर क्या हम लोग पीडीवीडी लिख सकते हैं, पीसीवीसी की जगह पर हम लोग पीडीवीडी लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर इस वाले को क्या लिख रहे हैं, पीडीवीडी माइनस पीबीवीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, पीएवीए पढ़े रहते हो पूरा टाइम, PAVA अपॉन गामा -1, ठीक है। दिख रहा है, एक सेकंड रुकना मैं चेक कर लूं। ओके, अभी दिख रहा है, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखना ध्यान से, अगर हमसे बोला जाए टोटल वर्क डन हमें निकालना है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कर देंगे। अब देखना, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं, आप W2 को देखें और W4 को देखें, तो ध्यान से देखो दोनों में केवल माइनस साइन का डिफरेंस है। ये आपका PDVD PAVA है और ये PAVA माइनस PDVD। तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो PDVD से PDVD मरेगा, यहाँ PAVA से PAVA मर जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 0। तो W3 प्लस W4 जो होगा, सॉरी W2 प्लस W4 जो होगा, W2 प्लस W4 जो होगा, तो 0 हो जाएगा। यानी W क्या बचा हमारे पास, W1 प्लस W2, W के नीचे कुछ पैसा जमा है, ठीक है। देखिए ना, तुम लोग पिक्चरें बहुत देखते हो। अच्छा भाई, अब क्या बचा, W1 प्लस W2, ठीक है। ओके, लिख लो आके। तो जगह यहाँ पे दिख रहा हूँ मेरे ख्याल से, तो ठीक है। W इज इक्वल टू W1 क्या, NRT उसमें भी कॉमन है। यहाँ पे मैंने कुछ एक चीज गड़बड़ लिखी है, गड़बड़ ये लिखी है, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर लोगों ने T1 मान लिया और इस आइसोथर्मल में टेम्परेचर T2 मान लिया है। तो आप इसको यहाँ T1 T2 कर लो, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, अच्छा
तो वो क्या होगा अब यहाँ पर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसका मतलब है, एक काम करो, थोड़ा सा पहले इसको नोट करो, थोड़ी सी जगह और बनाते हैं, इसको साफ कर ले, इस ये वाला पार्ट जो है नहीं नहीं, ये वाला नोट कर ले, साफ कर लेंगे इधर वाले थोड़ा सा। ओके, तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखे हुए थोड़ा साफ करके जगह बना के यहाँ लिख लिया, और वो जो लिखा हुआ था डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। चलो अब एक काम करो, इन चारों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करो। जब इन चारों इक्वेशंस को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखो, इधर पी ए पी बी पी सी पी डी, पी ए पी बी पी सी पी डी चारों कट जाएंगे आपस में, चारों कट जाएंगे तो बचेगा क्या, वी ए वी बी पावर गामा वी सी वी डी पावर गामा इज इक्वल टू वी बी वी सी पावर गामा वी डी वी ए पावर गामा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं कट रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक भाई। अब एक काम करो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो ध्यान से, क्या बन रहा है यहाँ से, वी ए वी सी। अच्छा भाई, तो सबको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वी ए पावर 1 माइनस गामा, ठीक है, वी बी पावर गामा माइनस 1, ठीक है, और वी सी पावर 1 माइनस गामा, और वी डी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग अपॉन में लाए थे, ठीक है। अब क्या बनेगा यहाँ से, देखो यहाँ से, वी ए वी सी पावर गामा माइनस 1, सॉरी 1 माइनस गामा, और वी बी वी डी को उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, वी डी वी बी वी डी पावर, अब ये भी हो जाएगा गामा माइनस 1, ठीक है, सॉरी गामा माइनस 1 का चेंज हो जाएगा 1 माइनस गामा, ठीक। क्या गया, कंपेयर करा दो, तो वी ए वी सी इज इक्वल टू वी बी वी डी, यानी वी ए बाई वी बी इज इक्वल, इधर लिख लेते हैं, वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू वी डी बाई वी सी, वी डी बाई वी सी, करेक्ट है। तो हमारे पास जो W बचा है, W टोटल, उसको हम क्या लिख सकते हैं, W1 प्लस W3, और W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू NRT1 ln VB अपॉन VA, ठीक है, ln VB अपॉन VA, ठीक है, प्लस W4 सॉरी W3 कितना है, NRT2 प्लस NRT2, VD बाई VC की जगह क्या रख सकते हो, VD बाई VC की जगह रख सकते हो VB बाई VA, तो ln VB बाई VA, सॉरी VA बाई VB, VA बाई VB, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, VB ऊपर ले जाओ, VA नीचे ले आओ, तो एक माइनस साइन आगे आ जाएगा, और माइनस में से कुछ कॉमन मिल जाएगा, क्या कॉमन मिल जाएगा, NR L, यहाँ ln है, ठीक है ना, NR ln, इधर ऐसे कर लो, NR ln VB बाई VA इंटू T1 माइनस T2, ये आ गया W टोटल फॉर अ कैरनॉट साइकिल, टोटल वर्क फॉर अ कैरनॉट साइकिल। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का बात समझ आई। तो ये वर्क डन निकल के आता है किसी कैरनॉट साइकिल के लिए। अच्छा भाई, अब क्या इसमें बात कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं कैरनॉट साइकिल की इफिशियंसी की, किसकी, इफिशियंसी की। अच्छा, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, तो अब अगर अपन इफिशियंसी की बात करें, तो इफिशियंसी को हम किस तरह से लिखते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, या Q1 बोल सकते हैं, ठीक, Q1 W टोटल अपॉन Q1। अच्छा भाई, Q1 क्या है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस कैरनॉट साइकिल के दौरान, पूरी साइकिल के दौरान एक्सपेंशन जो हुआ है वो 2 बार हुआ है भाई। एक्सपेंशन कब होगा, जब हम लोग हीट लेंगे, ठीक है, या मैकेनिकल वर्क करेंगे, ठीक। तो ध्यान से देखो, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब हुआ होगा तभी उसने हीट ली होगी, क्योंकि एडियाबैटिक के दौरान तो हमने याद हमने वो हटाया था, तो खुद से हमें एक्सपेंड कराना पड़ता है, वहां पे हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता, यानी वहां पे तो कोई हीट मिली नहीं होगी। तो होता क्या एक्चुअल में, हीट केवल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान मिलती है, यानी उस टाइम पे जो वर्क डन होता है वही आपका हीट होता है, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम Q1 की जगह पर W1 रख सकते हैं, यानी W टोटल क्या है हमारे पास, NR T1 माइनस T2 ln VB बाई VA अपॉन W1, यानी Q1 कितना है, NR T1 ln VB बाई VA, ठीक है।
क्या बचा, T1 माइनस T2 बाई T1, यानी हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ से 1 माइनस T2 बाई T1। और जो नॉर्मल इंजन के लिए फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो यहाँ से एक बात हम लोग और लिख सकते हैं कि Q1 या Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। ये हमें बहुत जगह न्यूमेरिकल में हेल्प करता है, ये फॉर्मूला हर जगह हेल्प करता है। ठीक है, चलो ये हो गई बात हमारी कैरनॉट साइकिल की कंप्लीट। ठीक, चलो उतारो। तो आई होप यहाँ तक के जो सारे फंडे थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगली बात हम लोग क्या करते हैं इसी में, मान लो अगर कैरनॉट साइकिल आपको दिया हुआ है, पीवी डायग्राम इसका हम लोगों ने अभी खींचा था, कुछ इस तरह का आया था। ठीक है, इस तरह का कुछ आया था। ठीक, ये आपका पीवी डायग्राम था। अब आपसे बोल दिया गया कि ये टीएस डायग्राम इसका बनाओ, तो ये आपका क्या था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, अगर हमें इसका टीएस डायग्राम बनाना हो, कौन सा टीएस डायग्राम, ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या था, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, तो जब भी आइसोथर्मल कंप्रेशन सॉरी एक्सपेंशन होगा, इसका मतलब क्या है कि हम उसको हीट दे रहे हैं, हम उसको हीट दे रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दे रहे हैं, यानी लगातार उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उसके उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ेगी, यानी रैंडमनेस जो होगी वो बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। मान लो यहाँ से हमने शुरू किया था, टेम्परेचर में कांस्टेंट रखना है लेकिन रैंडमनेस बढ़ानी है, कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या है कि अब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यानी अंदर का जो सिस्टम है वो तो वैसे ही बना रहेगा। जब हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, रैंडमनेस जो होगी वो यहाँ पे चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट बनी रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो घटेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो तो आपने एक्सपेंशन यानी जो पिस्टन था आपने इसे उठाया तो एक्सपेंशन हुआ, कोई हीट नहीं दी, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टेम्परेचर घट जाएगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे जब वो एक्सपैंड करता है कोई भी गैस, उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसके वजह से जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे गिर जाएगा एंट्रोपी कांस्टेंट रखते हुए। ठीक, ये आपका ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। इसी तरह से यहाँ पे ये ए है, ये बी है, अब सी पॉइंट पे पहुंच गया। अब क्या होगा, आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, कंप्रेशन यानी कंप्रेस कर दो, यानी एंट्रोपी जो होगी वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है और आइसोथर्मली हो रहा है। ठीक, डी पॉइंट पे पहुंच गए। अब क्या होगा, फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी अब फिर से क्या होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा क्यू जीरो है, टेम्परेचर इनिशियली रिवर्सिबल प्रोसेस पे पहुंच जाएगा। ये होता है टीएस डायग्राम किसी भी कैरनॉट साइकिल का। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। अब अगली बात इसमें हम क्या करते हैं, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। ठीक है ना, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ठीक, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैरनॉट हीट इंजन। ठीक है ना, अपोजिट ऑफ या रिवर्स ऑफ लिखना ज्यादा बेहतर होगा, अपोजिट और रिवर्स ऑफ कैरनॉट हीट इंजन। ठीक है, कैसे बनाते हैं इसको देखो ध्यान से। ये सोर्स था, इसको रिजर्वायर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपका हॉट रिजर्वायर हो गया, ये आपका कोल्ड रिजर्वायर हो गया। ठीक है ना, रिजर्वायर बोलते हैं इसको, सिंक हो गया ये। ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक, अब होता क्या एक्चुअल में कि ये सिंक से हीट लेता है और सोर्स में दे देता है, और इसकी वजह से इस पे हमें कुछ एडिशनल वर्क डन करना पड़ता है। बस समझ आई, मान लो इसने Q2 हीट लिया और Q1 यहाँ पे दिया, Q2 यहाँ से लिया और Q1 यहाँ पे दिया, तो हमें एडिशनल उस हीट को एक्सट्रैक्ट करके ऊपर गर्म जगह तक पहुंचाए। भाई जाहिर सी बात है, ठंडे से गर्म तो आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन गर्म से ठंडा पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें हमें एडिशनल जो वर्क डन करना पड़ता है, उसकी वजह से Q1 हीट प्रोड्यूस होती है, यानी जो Q1 जा रही है वो हमारी जो एडिशनल वर्क डन है W प्लस Q2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या चीज, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको किस तरह से लिखते हैं देखो ध्यान से। इसको डिफाइन करने का तरीका होता है हमारे पास कि हम कितना
हीट इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं कितना कि हम हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन इनपुट वर्क, इनपुट कितना वर्क हमें उस पर करना पड़ रहा है, जितनी हीट ले रहे हैं उस पर हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ, यानी इसकी एबिलिटी को दर्शाता है। उसको दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना, COP लिख दिया इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये क्या आ गया, हीट एक्सट्रैक्टेड कितना है Q2 अपॉन इनपुट वर्क कितना है W, क्या आ गया यहाँ से Q2 अपॉन W की वैल्यू क्या है Q1 माइनस Q2, ठीक है। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज अपोजिट ऑफ कैनॉट हीट इंजन, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक। चलो उतारो इसको। तो अब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल एक तरह से लास्ट फेज पे आ गए। बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं गए, लेकिन हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी छोड़ा है, ठीक है। हम लोग एक जिस तरह से एक आइडियल क्रैश कोर्स होना चाहिए उस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। इसको शुरुआत में ही अगर आपने बातें थोड़ी सी पकड़ी हो तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स आप पकड़ पा रहे होंगे। जो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिख रहा है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी कोई इस तरह का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है जो कि कंप्लीट कन्वर्जन कर दे हीट का वर्क में। वही बात है ना, जो Q1 था वो कंप्लीट W में नहीं बदल सकता है, हमें कुछ ना कुछ तो हीट इजेक्ट करनी पड़ेगी Q2 के फॉर्म में, एक भले बोल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट जो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका सार बिल्कुल वही है, क्या, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर इनटू अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर, यानी किसी भी लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी में डायरेक्ट हीट ट्रांसफर नहीं करी जा सकती। याद करो अभी हम लोगों ने उसको पढ़ा, क्या, हीट जो कैनॉट रेफ्रिजरेटर, उसमें क्या था, हम लोगों को एडिशनल वर्क डन करना पड़ रहा था। दोनों का उद्देश्य पूरा वही है कि हम लोग नॉर्मली जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या हम लोग लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर नहीं जा सकते, हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो डाटा है उसका हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थे आपके दो स्टेटमेंट जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो यहां से हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट खत्म होता है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ इक्वेशंस की तरफ मूव करेंगे। कुछ एक आध जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उन पर बहुत ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो एक कम समय में ज्यादा कवर करने की कोशिश में जो एक आध छोटी छोटी चीज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन पे अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोगों ने और कुछ जो इक्वेशंस पे बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इनके इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना। मैक्सवेल इक्वेशंस पे जाएंगे, ठीक। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मिस्टर फिजिक्स 31 नाम से मेरी यूजर आईडी है, ठीक है। आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जल्द ही उम्मीद कर रहा हूँ मेरी भी आवाज़ सही हो जाएगी, ठीक है। फिर भी आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का प्रयास है ना। कोशिश यही है कि अपना कैनॉट जो एफिशिएंसी है उसको मैं 100% रखूं, हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 100 के आसपास तक तो पहुंच ही जाए। मैं अपना 100% देने का पूरा प्रयास करता हूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे इनको आप शेयर भी करते होंगे, ठीक है ना। कर दिया करो अगर कभी भी टाइम मिल जाए, ठीक। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।